जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों ये यूपीपीएससी आरओ या जो भी आगामी परीक्षा है सभी के लिए महत्वपूर्ण सीरीज है ये, ठीक है। चाहे फिर वो यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम हो, ठीक है, किसी स्टेट पीएससी का एग्ज़ाम हो, वनडे एग्ज़ाम्स हो, या अभी जो अगस्त में यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस की जो परीक्षा होने वाली है, जो उसका री एग्ज़ाम होने वाला है, उसकी परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है जहाँ पर भी जीएस पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के बीच में, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाइए आप लोग, थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ाइए, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसको शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। ये इसका 7वां वीडियो है, ठीक है। 6 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, आई पे क्लिक करेंगे तो वहाँ भी मिल जाएगी, ठीक है। तो उसको देख लीजिए, क्योंकि एक सीक्वेंस में देखेंगे आप, क्रम में देखेंगे तो अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आएगी। बीच बीच में वैसे इसमें मतलब ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं समझ में आएगा, जहाँ से भी देखना चाहेंगे वहाँ से भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मेन जो उद्देश्य होना चाहिए कि आपका रिवीजन बहुत तेज़ी के साथ हो जाए, ठीक है। आप इसको 1.5 के स्पीड से देख लीजिएगा, आपका बहुत जल्दी से रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, पिछले वीडियो में हमने यहाँ से मतलब छोड़ा था, ठीक है। तो मृदा अपरदन एवं सुधार, इसके बारे में हम देखेंगे इसको, ठीक है। मृदा अपरदन क्या है? बेसिकली मृदा अपरदन क्या होता है, जैसे कि कोई भी गतिविधि हो, चाहे वो प्राकृतिक हो या मानव जनित हो, ठीक है, जिसके द्वारा मृदा का क्षरण हो, ठीक है, मृदा का क्षरण हो और वो उसकी जो उर्वरता है वो कम हो, तो वो अपर्दन कहलाती है, ठीक है। उसके कुछ मुख्य मुख्य कारण हैं, उसके कारक क्या क्या हैं वो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये मेंस का पॉइंट है, मेंस में पूछता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझिएगा, मेंस में भी काम आएगा आपको। तो सबसे पहला कारण दिया है निर्वनीकरण, ठीक है, यानी कि वनों का जो कटाव हो रहा है बहुत तेज़ी के साथ, ठीक है। अत्यधिक पशुचारण, अत्यधिक पशुचारण से क्या होता है, जैसे घास जब उगी रहती है ना, ठीक है, मान लीजिए ये घास उगी हुई है ज़मीन पे, ठीक है, ये इस तरीके से। अब अत्यधिक पशुचारण का मतलब हुआ कि ये एक बार चर चर लिया इसको, ठीक है, दोबारा आया उसको फिर चल लिया, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे पूरा जो वो आवरण लगा हुआ था वो हट गया। अब वो हट गया तो जो पानी की जो बूंदें होती हैं वो पृथ्वी का जो है वो जो ऊपरी परत है उसको अपर्दित करती हैं, ठीक है, हवा से उसको उसका अपर्दन होता है इस तरीके से। तो ये अत्यधिक पशुचारण है, ठीक है, बता दिया इसलिए कि शायद हो सकता है कुछ लोग ना समझ पाएँ। झूम कृषि क्या होती है? ये नॉर्थ ईस्ट में स्पेशली की जाती है झूम कृषि, ठीक है। ये झूम कल्टीवेशन क्या होता है, जैसे कि जो आदिवासी लोग होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि जैसे वो उनके घर के आसपास या जो भी जंगल है, पहले उसको सफाई किया उन्होंने, ठीक है, वहाँ पे वो खेती किए, ठीक, और 1-2 साल खेती किया या 1 ही 2 बार खेती किया वहाँ पर, 1-2 फसल उगाई, उसके बाद उसको छोड़ दिया, वहाँ पे जला दिया, उसको छोड़ दिया और आगे बढ़ गए, ठीक है, दूसरी जगह चले गए, ठीक है। तो अब यहाँ वाली ज़मीन में वो वन और ये सब जो घास जंगल फूस ये सब साफ़ कर दिया वहाँ पे, तो क्या होगा, यहाँ पे अब मृदा अपरदन शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब वो दूसरी जगह गए, तो ऐसे ऐसे करते करते वो बहुत सारी जो लैंड है, बहुत सारी ज़मीन को उसको अपरदित करने में वो मतलब सहायता कर देती है ये झूम कृषि। अवैज्ञानिक कृषि पद्धति क्या है? अवैज्ञानिक कृषि पद्धति में क्या आता है, जैसे कि आप पानी का यूज़ है, सिंचाई, ठीक है। आप जब वैज्ञानिक तरीके से सिंचाई करते हैं तो आप पानी को स्प्रिंकलर, ड्रिप या अन्य जो ऐसी पद्धतियां हैं जहाँ पे पानी का एकदम मतलब जुडिशियसली यूज़ होता है, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से यूज़ होता है, पानी वेस्ट नहीं होता और जितना आवश्यक है उतना ही फसल को पानी मिलता है, ठीक है। और दूसरी चीज़, ये तो पहली चीज़ हो गई सिंचाई से संबंधित। दूसरी चीज़ ये हुई कि आपने जो उर्वरक यूज़ किया वो आवश्यकता से अधिक यूज़ कर दिया, ठीक है, तब भी वो आपकी जो ज़मीन है उसको अपरदित करने में सहायता कर देगी, ठीक है, वो भी लैंड डिग्रेडेशन में आपका हेल्प करेगी, ठीक है। तो वो चीज़ हो गई। तो ये सब सारी चीज़ें क्या है, ये अवैज्ञानिक तरीके का मतलब उदाहरण है ये, ठीक। अंधाधुंध खनन, अब कहीं भी देख लीजिए आप अपने आसपास, अगर आप ऐसे क्षेत्र से आते हैं तो देखिए वहाँ पे अंधाधुंध खनन होता है। खनन का मतलब ये नहीं हुआ कि सिर्फ कोयला ही खोदा जाता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं आपके आसपास, देखिए रेत बजरी ये सब, ठीक है, मिट्टी निकाल निकाल के। आजकल देखिए एक चीज़ शायद आपने ऑब्ज़र्व किया होगा, देखिए जितने भी एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, ठीक है, बड़े बड़े एक्सप्रेस वे, गंगा एक्सप्रेस वे हो गया या बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे हो गया, तो इनको बड़ी हाइट पे बनाया जा रहा है। इनकी ऊंचाई जो है वो काफ़ी ऐसे है, मतलब अगर आप सामान्य देखेंगे तो उनसे कम ये 8 से 10 फीट ऊंचे उस पे बन रहे हैं ये सब,
ठीक है। उससे क्या हो रहा है, अब वो ऊंचाई कर देने के लिए कहीं ना कहीं से तो आपको मिट्टी लानी पड़ेगी ना, तभी तो वो ऊंचा होगा। ठीक है, तो वो भी एक तरीका है, वो भी उसकी वजह से भी तो ये उसमें आता है। ठीक, याद रखिएगा ये। ठीक है, मृदा अपरदन सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र भारत में देख लीजिए कहाँ कहाँ क्या क्या है, तो वो दिखाई देगा आपको। चंबल और यमुना का उत्खाद भूमि आपने देखा होगा, जो बीहड़ क्षेत्र मिलता है आपको देखने को। पश्चिमी हिमालय का जो गिरपादी क्षेत्र है वहाँ, छोटा नागपुर पठार, ताप्ती से साबरमती घाटी तक का क्षेत्र जो मालवा पठार है, महाराष्ट्र की काली मिट्टी का क्षेत्र, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात के शुष्क क्षेत्र, ये सब इससे प्रभावित हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। परीक्षा उपयोगी तथ्य हम देख लेते हैं क्या है। तो चंबल घाटी क्षेत्र में खो खड्डों का जो निर्माण हुआ है वो उसको क्या कहते हैं, वो किस कारण हुआ है, तो वो अवनालिका अपर्दन का बहुत मतलब वो उदाहरण है। तो ये याद रखिएगा, जो बीहड़ खड्डे दिखाई दे रहे हैं वो अवनालिका अपर्दन है। भारत में मृदा अपक्षय समस्या संबंधित है, तो किससे संबंधित है, वनोन्मूलन से। मृदा अपर्दन को कैसे रोका जा सकता है, तो भाई जैसे जो चीज़ें मैंने बताई कि ये कारक हैं, उन्हीं के विपरीत कर दो उनको, तो वो एक तरीके से उपाय हो जाएंगे। यानी कि आप निर्वनीकरण हो रहा था तो अब वनीकरण करिए। ठीक है, वनों को लगाइए, पेड़ पौधे लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाइए। ठीक है, पशुचारण रोकिए, रोक मेड़बंदी कीजिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये वैज्ञानिक तरीके की खेती कीजिए इस तरीके से। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। मिट्टी की क्षारीयता को बदलने और खारेपन को हटाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, तो जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। पता नहीं आप में से कितने लोगों ने ये देखा होगा, भारत सरकार द्वारा ऊसर सुधार कार्यक्रम चलाया गया था। ठीक है, आज से करीब 25 साल 30 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं, 90s की बात बता रहा हूँ। ठीक है, उस समय ये कार्यक्रम बहुत तेज़ी के साथ चल रहा था। तो मेरा जो गृह जनपद है वो वहाँ पे मतलब पूरा वो एक तरीके से कह सकते हैं कि ऊसर का बहुत बोलबाला। ठीक है, तो वहाँ पे ये जिप्सम जो है ना, ये भयंकर तरीके से ला करके वहाँ पे डाली जाती थी। ठीक है, मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है, मतलब सैकड़ों सैकड़ों बोरियां जो है वो जिप्सम की रखी हुई रहती थी। तो ये याद रखिएगा इस चीज़ को। मैंने इसलिए बताया कि हो सकता है कि ये आपको थोड़ा सा आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं। लवणीय मृदा के निर्माण की अधिकता का कारण क्या है, तो मिट्टी में सोडियम और मैग्नीशियम की अधिकता। लवणीयता से सर्वाधिक प्रभावित राज्य कौन सा है, तो गुजरात है। और अगर क्षारीयता से संबंधित पूछे तो यूपी है, याद रखिएगा। ठीक है, दोनों फैक्ट याद रखिएगा। प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में हम लोग देख लेते हैं, बहुत जल्दी देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जो ज़रूरत है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, वन, तो वन विभिन्न भौगोलिक तत्वों पर निर्भर होता है। वन किन किन चीज़ों पे, एक तो समुद्र तल से ऊंचाई। ठीक है, वर्षा कैसे है वहाँ पे, तापमान कैसे है, आर्द्रता कितनी है, क्या है। ठीक है, वहाँ की मृदा कैसी है। अब आप राजस्थान में वन तो देखेंगे नहीं, बहुत कम ही दिखेगा आपको, 2-4 पेड़ इक्के उक्के इधर दिखेंगे उधर दिखेंगे, झाड़ियाँ आपको भले दिख जाएँ। ठीक है, छोटी छोटी किक्कर के पेड़ दिख जाएँ। भूगर्भिक संरचना कैसी है, तो ये सभी चीज़ जो है वो वन के लिए ये उनकी निर्भरता होती है। ठीक है, वनों का वर्गीकरण देख लेते हैं हम लोग, भारत में कितने प्रकार के वन, कैसे वन पाए जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, क्या है सब आगे डिटेल में है। ठीक, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्णपाती का वन का मतलब हुआ, सदाबहार का मतलब क्या हुआ, सदाबहार मतलब नाम से ही आप समझ सकते हैं कि सदाबहार यानी कि जो हमेशा सदैव यानी कि 12 मासी वो हरे हरे पत्ते रहे उनमें, तो वो सदाबहार हो गए, उनके पत्ते गिरे ना। ठीक है, और पर्णपाती का मतलब वो ये हुआ कि जो जिनके पत्ते गिर जाते हैं। ठीक है, वो सब पर्णपाती हैं। कटीले वन आपने देखा होगा, जो झील झंखाड़ बड़े मतलब ये किक्कर वगैरह के ये पेड़ मिलते हैं। ठीक है, वो वेलांचली और अनूप वन ये मैग्रो वगैरह है। पर्वतीय वन आपने देखे होंगे, पर्वतों पर बड़े बड़े पेड़, चीड़ देवदार ये सब है ना। तो ये है भारत की प्राकृतिक वनस्पति, देख लो कहाँ कहाँ क्या क्या पाई जाती है। ठीक है, इसका मैप का बहुत बड़ा वो रोल है। जैसे कई बार होता है, कई बार प्रश्न पूछ सकता है कि वनस्पतियों के बारे में, जैसे मेंस का भी है टॉपिक, तो इस तरीके का आप मैप बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से आप मैप बना के उसको आइडेंटिफाई कर दीजिए कि भाई कहाँ क्या 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 मिलता है। ठीक है, तो ये अनूप वन वगैरह देखो, ये यहाँ पे जो मैग्रोव वन है इधर 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 बहुत पाए जाते हैं, यहाँ भी है। ठीक है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जो वन हैं उनको उनकी देख लीजिए, एक बार स्थिति देख लीजिएगा इसमें। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें डीप में नहीं जाएंगे, आप इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या अर्ध सदाबहार वन के विशिष्ट तथ्य। इनके लिए जो ये है, देखिए मुख्य वृक्ष इसमें कौन कौन से पाए जाते हैं, तो सिनकोना हो गया, रबड़ हो गया, मोहगनी, एबोनी, आबनूस, नारियल, बांस, आयरनवुड, ये सब पूछा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको, महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि आपसे पूछ लेगा कि इनमें
किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, तो आपको पता नहीं रहेगा तो आप गलत कर जाएंगे। सिनकोना, रबड़, महोगनी, एबोनी, आबनूस, ये सब उष्णकटिबंधीय सदाबहारी हैं। ठीक है। सापेक्षिक आर्द्रता इनके लिए कितनी चाहिए, तो 70% से अधिक हो। अवस्थिति इनकी अत्यधिक आर्द्र और उष्ण भागों में पाए जाते हैं, जहाँ पे मतलब वर्षा होती है और आर्द्रता अधिक होती है, इस तरीके की जगहों पे। कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ जहाँ ये पाए जाते हैं, जैसे असम हो गया, केरल हो गया, पश्चिम बंगाल, मेघालय, ठीक है, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पश्चिम तटीय वाला जो मैदान है वहाँ पे ये सब वन पाए जाते हैं। ये देखिए जहाँ जहाँ बताया वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये ठीक है, ये इधर, तो ये सब उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। ठीक, याद रखना ये। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं और चीज़, नेक्स्ट इसमें तथ्य क्या है। औसत वर्षा इसके लिए क्या चाहिए, तो ये औसत वर्षा इसके लिए 200 से अधिक सेंटीमीटर, मतलब 200 सेंटीमीटर से अधिक होगी। जहाँ पे वर्षा वहीं पे ये वन पाए जाते हैं। औसत तापमान लगभग इतना रहना चाहिए। ठीक है। अधिक सघन और ऊंचे होते हैं ये। ठीक है, तो ये याद रखिएगा इनके बारे में। अब पर्णपाती के बारे में, या मानसूनी वन भी कहते हैं इनको। ठीक है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या मानसूनी वन, इनके बारे में देख लेते हैं कुछ फैक्ट। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन भी कहा जाता है इनको। जल की उपलब्धता के आधार पर विभाजन दो टाइप की, ये आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती। ठीक है, दो टाइप के होते हैं। जैसे अब आर्द्र पर्णपाती के बारे में देखिए। प्रमुख वृक्ष इसके सागौन हो गया, शीशम हो गया, महुआ हो गया, आंवला हो गया, कुसुम, चंदन, ये सब क्या है, आर्द्र पर्णपाती वन है। ठीक है, और ये 100 से 200 सेंटीमीटर। आपने ऊपर देखा जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वाले हैं उनके लिए 200 से अधिक चाहिए, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा चाहिए। इनके लिए 100 से 200 है। ठीक है, विस्तार देख लो। ये हिमालय के गिरिपादी क्षेत्र, पश्चिमी घाट, पूर्वी ढाल में भी, इधर उड़ीसा में, ये जगहों पे पाए जाते हैं ये सब। उष्णकटिबंधीय अगर हम शुष्क पर्णपाती वनों की बात करें तो इनके लिए जो वर्षा है वो शुष्क पर्णपाती के लिए 70 से 100 के बीच होनी चाहिए। अगर शुष्क पर्णपाती की बात करें, यूकेपीएससी में अभी पूछा गया था ये प्रश्न। ठीक है, यूकेपीएससी में अभी पूछा गया था। प्रमुख वृक्ष ये अक्सलवुड, तेंदू, पलास, पीपल, ये सब, नीम, साल, ये सब शुष्क पर्णपाती में आते हैं। भारत के प्रायद्वीपीय पठार के अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश, बिहार, मैदानी भागों में, अपने यहाँ यूपी में, बिहार में, ये इस तरीके के पौधे बहुत मिलते हैं। आपने देखा होगा, नीम, पलास, पीपल, ये सब, बरगद, है ना। उष्णकटिबंधीय कटीली वन या कटीले वन, ठीक है, ये वन भारत के उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ 70 सेंटीमीटर से कम होते हैं वर्षा। प्राकृतिक वनस्पति के रूप में कटीले वन झाड़ियाँ एवं कई प्रकार की घासें भी पाई जाती हैं। ठीक है, वार्षिक वर्षा जो है यहाँ पे 70 सेंटीमीटर से कम होती है। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये देख लीजिए आप। ठीक है, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। ठीक, इसमें कौन कौन से प्रमुख वृक्ष होते हैं, तो इसमें देखिए अकासिया हो गया, खजूर हो गया, यूफोरबिया हो गया, ठीक है, बबूल, बेर, ये सब, नागफनी वगैरह, ये सब पाए जाते हैं इनमें। ठीक है, याद रखिएगा, पूछ सकता है ये कि किस में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये 5 स्टार टाइप, ध्यान रखिएगा। ठीक है, वेलांचली और अनूप वन देखिए। भारत में वेलांचली व अनूप वनों का विकास मुख्यतः आर्द्रभूमि क्षेत्रों, डेल्टाई क्षेत्रों, समुद्र तटीय क्षेत्रों में होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली जल में ही उगने वाला पौधा है एक तरीके से। ठीक, याद रखिएगा। कहाँ कहाँ है वो देख लीजिए, इसमें पूरा दिया हुआ है इसमें। ठीक है, कहाँ कहाँ पे है, क्या क्या है। ठीक है, जैसे आपका ये तो अलग हो गया, ये पार्ट आर्द्रभूमि क्षेत्र बता रहा है ये। तो आर्द्रभूमि क्षेत्र में भी ये पाए जाते हैं। तो आर्द्रभूमि क्षेत्र जहाँ जहाँ दिखेगा वहाँ वहाँ ये आपको पाए जाएंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक, जहाँ जहाँ भी है देख लीजिए इसको। मेनली देखा जाए तो आप सुंदरबन का नाम आपने सुना होगा, बंगाल में यहाँ पाया जाता है, उड़ीसा में पाए जाते हैं, इधर तमिलनाडु में है। ठीक है, जो तटीय वाले राज्य हैं, गुजरात में है, यहाँ सब जगह पाया जाएगा ये पूरा। ये एरिया यहाँ से लेकर के ये पूरा यहाँ तक, ठीक है, जहाँ तक समुद्र है, ये अनूप वन आपको हर जगह मिलेंगे। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए मैग्रोव, इसके बारे में देख लेते हैं कुछ विशिष्ट तथ्य। एक प्रकार की वनस्पति, पौधों की जड़ों का ये जल में डूबे रहना, यानी कि ये जल में जड़ें इसकी डूबी रहती हैं। मैग्रोव वनस्पति जो है दलदली, लवणीय दलदली, ज्वारी, क्रीक, पंख मैदानों तथा ज्वारनद मुख के तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मुख्य विस्तार इनका देखो, पश्चिम बंगाल के सुंदरबन, डेल्टा क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लगभग ये जो तटीय क्षेत्र हैं जितने भी, सब जगह पाए जाते हैं। ठीक है, ये तो यहाँ पे सिर्फ पश्चिम बंगाल ही लिखा है, लेकिन वो सब जगह पाए जाते हैं। ठीक है, कमेंट करके बताइए कि भारत में मैग्रोव वन का जो क्षेत्रफल है कितना है वो। अगर परसेंटेज में याद हो तो परसेंटेज में बताइएगा कुल क्षेत्रफल का, या टोटल याद हो तो टोटल बताइएगा। सुंदरबन में सुंदरी वृक्ष की बहुलता है। ठीक, इसीलिए उसका नाम भी सुंदरबन ही पड़ा हुआ है। अन्य क्षेत्र भी बताया है, ये देखिए
महादेवी, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी नदी के जो डेल्टाई क्षेत्र हैं वहाँ पे पाए जाते हैं। बेसिकली ऐसी जगहों पर ही रहते हैं जहाँ पे आपको समुद्र का खारा पानी मिले। ठीक, चलिए पर्वतीय वन के बारे में देख लेते हैं हम। पर्वतीय वन जो है ये पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में आने वाली कमी के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पतियों के वितरण में भी परिवर्तन आता है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे, ठीक है, वैसे वैसे आपको अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ मिलती जाएंगी। ठीक, एक सर्टेन जो ऊंचाई है, हाइट पे, वो आपको वहाँ पे पर्टिकुलर उसी टाइप की वनस्पतियाँ देखने को मिलेंगी। और जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे आपको अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ देखने को मिलेंगी। ठीक, तो याद रखिएगा। देखिए इसमें और क्या है, तो पर्वतीय वनों में विभाजन देखिए, पर्वतीय उपोष्ण कटिबंधीय वन, पर्वतीय समशीतोष्ण वन, अल्पाइन और उप अल्पाइन, ये हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए पर्वतीय उपोष्ण कटिबंधीय वन जो है वो चौड़ी पत्ती वाले वन, पाइन वन और शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं। चौड़ी पत्ती वाले वन जो है ये ओक, एल्डर, चेस्टनट, बर्च, चेरी ये सब हैं। पूर्वी हिमालय के मुख्य प्रमुख वृक्ष हैं चौड़ी पत्ती वाले। और पश्चिमी घाट में जो है ये पूसपार, दालचीनी, रोडोडेंड्रॉन आदि ये सब पाए जाते हैं। ठीक है, पाइन के बारे में देखिए, तो ये चीड़, ओक, रोडोडेंड्रॉन, पाइन ये सब हैं। ठीक, शिवालिक के पर्वतीय शुष्क ढालों में पश्चिमी एवं मध्य हिमालय में, खासी, नागा और मणिपुर पहाड़ियों में ये सब हैं। अल्पाइन वृक्ष के विभाजन बता दिया है इसमें, नम अल्पाइन वन और शुष्क अल्पाइन वन। ये बेसिकली जो हाइट के हिसाब से ये दिया हुआ है। ठीक है, ये कहाँ से क्या, कौन से ज़्यादा हाइट पर जाएंगे तो कैसी वनस्पति आपको मिलेगी, इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं पूछता है। ठीक है, इसलिए इसको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। उप अल्पाइन वन पश्चिमी हिमालय में भी, पूर्वी हिमालय में भी पाए जाते हैं, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश तक, 2900 से 3500 की ऊंचाई तक। ठीक, याद रखिएगा। सिंचाई और नहरें आ जाते हैं हम लोग। ठीक है, भारत में सिंचाई, क्योंकि भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है और कृषि के लिए भाई सिंचाई बहुत आवश्यक है। वैसे तो जो मैक्सिमम जो कृषि है, जो निर्भरता है वो मानसून के ऊपर है। ठीक है, अभी मानसून आया हुआ है। ठीक, आप लोग देख रहे होंगे, हालांकि मानसून जो जिस तरीके का पहले आता था वैसा अभी मानसून नहीं आ रहा है। ठीक है, उसमें बड़ा ही उतार चढ़ाव है। ठीक है, कहीं बारिश हो रही है, कहीं नहीं हो रही है, तो इस तरीके का माहौल बना हुआ है। ठीक, देखते हैं तो सिंचाई और नहरें, भारत में सिंचाई के साधन और उनका जो योगदान है किस तरीके से है, ये 18-19 का एक आंकड़ा दिया हुआ है इसमें। ठीक, शुद्ध सिंचित क्षेत्र में योगदान, तो जो सर्वाधिक योगदान है वो नलकूपों का योगदान है। ये बेसिकली यहाँ पे इतना दिखाया गया है, ये इससे ज़्यादा है ये। ठीक है, ये लगभग 74% हो गया है, इनसे मिला के देखा जाए तो 74-75% है ये लगभग। ठीक, नहरें लगभग इतनी ही हैं। ठीक है, टैंक इतने ही हैं, अन्य साधन लगभग इतने ही हैं। ठीक है, याद रखिएगा। भारतीय सिंचाई परियोजना का वर्गीकरण कैसे होता है, तो वो हेक्टेयर के हिसाब से वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, कि लघु सिंचाई है तो भैया कितना होगा। ठीक है, एक मतलब 2000 हेक्टेयर या उससे कम की जो क्षेत्र की सिंचाई होती है वो लघु सिंचाई में आती है। ठीक, और मध्यम सिंचाई जो है 2 से 10,000 के बीच में। ठीक है, बृहद वाली वो 10,000 से ऊपर जो है वो सब बृहद में आएंगे। बड़ी एवं मध्यम परियोजनाओं से देश की 38% सिंचाई क्षेत्रों में आपूर्ति होती है। ठीक है, याद रखना। फरक्का बैराज के बारे में जान लेते हैं। ठीक, निर्माण इसका 1975 में हुआ था। उद्देश्य हुगली नदी को सिल्ट जमाव से रोकना। ठीक है, देश में सिंचाई की दृष्टि से स्थान, निवल सिंचाई क्षेत्र, कृषि गणना, ये 2015-16 का डेटा दिया हुआ है। तो ये उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश और राजस्थान। ठीक, याद रखना। गंगा नहर के बारे में देख लेते हैं, महत्वपूर्ण नहर है। इससे UPPCS 2023 वाला जो मेंस हुआ था उसमें ये निचली गंगा नहर के बारे में पूछा गया था। ठीक है, मेंस में। विशेषता इसकी है विश्व की सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्थाओं में से एक है ये। 1927 में बनी। श्री गंगा सिंह बीकानेर तत्कालीन राजा। सतलुज नदी से ये फिरोजपुर के निकट ये हुसैनी वाला। ठीक है, पूर्वी गंगा नहर। ठीक है, ये वाली नहीं थी वो, ये गंग नहर है, ये गंगा नहर बोल रहा हूँ मैं, ये गंग नहर है भाई। ठीक है, मैंने शायद गंगा बोल दिया था, गंगा शायद नहीं, गंगा ही बोल दिया था। ठीक है, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी। यूपी पूर्वी, ये जो पूर्वी यूपी बोल रहा हूँ, पूर्वी यमुना नहर है, इसमें अलग से अब आ गया, वो यहाँ पे ख़त्म हो गई है। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक है, क्या है वो समझ लीजिए। ये एक तरीके से जो है ना, राजस्थान की गंग नहर जो है राजस्थान की लाइफ लाइन कही जाती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। पूर्वी यमुना नहर के बारे में हम लोग देख लेते हैं।
यमुना के बाएं तट से उद्गम हुआ है ताजेवाला, वर्तमान यमुनानगर जिला। ठीक है। मुख्य नहर की लंबाई 197 किलोमीटर है। 1830 में इसका पुनरुद्धार के पश्चात प्रथम बार ये संचालित की गई। जुलाई से अक्टूबर तक पानी की कमी रहती है, जुलाई से फिर अक्टूबर तक ये जलापूर्ति शून्य होती है। समस्या समाधान हेतु ताजेवाला से लगभग 3 किलोमीटर ऊपर हथनी कुंड बैराज का निर्माण किया गया है। ठीक। ऊपरी गंगा नहर क्या है, तो ये निर्माण 1842 में हुआ। परियोजना के जनक सर पीटी कौटिल थे। 8 अप्रैल 1854 को नहर से पहली बार पानी की निकासी हुई। उद्गम इसका भीमगोड़ा हरिद्वार नामक स्थान से गंगा नदी के दाहिने तट से है। मुख्य नहर की लंबाई कितनी है, 298, उसकी कितनी थी, 197। नहर प्रणाली की कुल लंबाई जो है 6496 किलोमीटर है। ठीक। तो ऊपरी गंगा नहर काफ़ी लंबी है। ठीक है। ये निचली गंगा नहर, इसी के बारे में, इसी की एक और पार्ट है निचली गंगा नहर, उसके बारे में पूछा था। ठीक है, यूपीपीसीएस में। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ये देखिए शिलान्यास कब हुआ था इसका, मार्च 1958 में गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा। हर के बांध से पंजाब सतलुज एवं ब्यास नदियों के संगम पर स्थित है, वहीं से निकाली गई है ये। विशेषता इसकी विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना है ये इंदिरा गांधी। ठीक। ये है ये बेसिकली। ठीक है। ये है जो इंदिरा गांधी नहर है, ये है राजस्थान की लाइफलाइन। ठीक है। मैंने शायद गंग नहर बता दिया था। ठीक है, गंग नहर नहीं है, ये है। ठीक। तो ये याद रखिएगा। कृषि जनगणना 2015-16 देखिए, भारत में निवल बुआई क्षेत्र जो है वो लगभग 140 मिलियन हेक्टेयर है, जिसमें 48.73% क्षेत्र पर ही सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। ठीक, याद रखिएगा। माला नहर तंत्र ये प्रभावित कैप्टन दिनसा जे दस्तूर द्वारा। ये चेरुकुन्नम पुझा नदी मंगलम सिंचाई परियोजना का निर्माण 1966 में, मंगलम नदी की जो है सहायक है पुझा, भरत पुझा की उप सहायक नदी है। ठीक है। निचली गंगा नहर, इसके बारे में पूछा था। ठीक, ये वाला देख ले पार्ट। अब की बार हो सकता है कि 24 में ऊपरी गंगा नहर पूछ ले, तो याद तैयार कर लीजिएगा उसको। ठीक। पूर्ण नहर प्रणाली की लंबाई जो है वो 8278 किलोमीटर 1869 में बनी थी। उद्गम इसका नरौरा बुलंदशहर से है। योजना की स्वीकृति तिथि 9 नवंबर 1871, प्रथम बार संचालन 1878 में, और मुख्य नहर की जो लंबाई है वो 98.8 किलोमीटर है। ठीक है। कुल लंबाई वो तो अलग है। जल संभरण प्रबंधन वाटरशेड विकास कार्यक्रम 2008 में शुरुआत हुआ था। ठीक। ये संशोधित समेकित वाटरशेड प्रबंधन 9-10 में शुरू हुआ था। एकीकृत किया गया प्रधानमंत्री किसान ये PMKSY योजना के अंतर्गत, कृषि समृद्धि योजना है ये शायद। ठीक। ये उसके एक घटक के रूप में शुरू हुआ था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कृषि सिंचाई योजना। ठीक है। ये जो है PMKSY, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ठीक है। निरंतरता की अनुमति इसके PMKSY 2.0 के रूप में 2021 से 26 तक है ये जो जल संभरण प्रबंधन है। ठीक, ये याद रखना। ठीक। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। भूजल संसाधनों की दृष्टि से कौन कौन से राज्य हैं, तो भाई यूपी टॉप पे है, दूसरे पंजाब, तीसरे पे मध्य प्रदेश, चौथे पे महाराष्ट्र। याद रखियो। हरियाली योजना क्या है, इसके बारे में 2023 में ही शायद प्री में पूछा गया था। इसका शुभारंभ कब हुआ था, 2003 में। तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। जल संग्रहण से संबंधित विकास योजना है ये। देश में जल संभर विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन में वित्तीय और प्रशासनिक रूप से पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाना, ये हरियाली योजना का काम था। ठीक है, याद रखना। ये देखिए, उत्तर प्रदेश में विभिन्न साधनों द्वारा शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का प्रतिशत विवरण दिया है 19-20 में। तो 74% है ये जो नलकूप से है, कुआं से 8.6, अन्य साधन से 2.3, टैंक वगैरह जो बनाते हैं, तालाब वगैरह, ये 0.6%, और ये नहर वगैरह जो है, नहर जो है ये 15.1%। ठीक है, ये याद रखना। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख के इसको समाप्त करते हैं यहाँ तक वीडियो को। ठीक, चलिए देखिए, कृष्णा और गोदावरी नदियों के एकीकरण से जुड़ी जो परियोजना है वो पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना है। पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना को कार्यान्वित किया गया आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। राजस्थान में लूनी सहायक जवाई नदी, तो लूनी की जो सहायक नदी है वो जवाई नदी है, उस पर कौन सी परियोजना है, जवाई परियोजना। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन तालाब है। ठीक, प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांशतः जो नदियां हैं वो मौसमी हैं।
देश में सिंचाई के अंतर्गत कुल कृषि क्षेत्र का जो प्रतिशात सर्वाधिक है कहाँ पे? चंडीगढ़ में। भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार कहाँ? प्रतिशत में अगर देखा जाए तो वो पंजाब में है। ठीक है। भारत में नलकूप एवं कुओं से सिंचित अधिकतम क्षेत्र कहाँ है? तो भाई यूपी में है, अभी हमने पढ़ा। ठीक है, याद रखना। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है सर आर्थर कॉटन को। फरक्का नहर की जल वहन क्षमता है 40,000 क्यूसेक। सारण सिंचाई जो नहर है वो गंडक नदी से निकलती है। चंबल नहर सिंचाई परियोजना ये यमुना बेसिन से संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में आगे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, ये अब लंबा हो जाएगा, ये आगे चलो इसको ख़त्म कर देते हैं। ये पेज 76 पेज तक कर देते हैं इसको। तो देखिए ये है सरदार सरोवर परियोजना के बारे में, याद रखते हैं हम लोग। देखते हैं गुजरात में ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है। पूर्ण जलाशय स्तर इतना फिट है। ठीक है। लाभान्वित राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, 4 राज्य हैं, ये याद रखना। भाखड़ा नागल बांध निर्माण कार्य 1963 में पूरा हुआ। सतलज नदी पे बना हुआ है। जलाशय का नाम गोविंद सागर है। ठीक है, पूछा भी जाता है। कमांड क्षेत्र इसका हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। परीक्षा उपयोगी तथ्य यहाँ देखते हैं। भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र कौन सा है? तो सिद्रेपोंग है, याद रखना, 1897 में। भारत का दूसरा पुराना जल विद्युत जो संयंत्र है कहाँ लगाया गया था? 1902 में कावेरी नदी पे, शिव समुद्रम जलप्रपात। कावेरी नदी जल विवाद में कौन कौन से राज्य सम्मिलित हैं? तो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी। ठीक है, ये याद रखना भैया, बहुत पूछता है। ठीक है। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कृष्णा नदी पे बनी है 1967 में। नलगोंडा जिला तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, और दोनों में है ये। ठीक है, तेलंगाना और इसमें। अन्य तथ्य, नालगोंडा प्रकाशम। ठीक है, ये नालगोंडा प्रकाशम खम्मम और गुंटूर जिलों में सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध कराती है। चिनाई बांध इसी पे है, 1450 मीटर लंबा है, विश्व का सबसे लंबा एवं सबसे ऊंचा चिनाई बांध। ठीक, याद रखना ये भैया, महत्वपूर्ण है ये। परीक्षा के दृष्टि से देख लेते हैं इसको। इंदिरा सागर बांध ओंकारेश्वर परियोजना किससे संबंधित है? तो ये नर्मदा नदी से है। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जोबट परियोजना का निर्माण किस पे किया गया है? हथिनी नदी पे, याद रखना। ठीक। महाराष्ट्र के धुले जिले में नर्मदा धारणग्रस्त समिति की स्थापना मेधा पाटकर ने किया था। ठीक है, नर्मदा धारणग्रस्त समिति का नाम बदलकर नर्मदा बचाओ आंदोलन कर दिया था 1989 में। ठीक, तो ये याद रखना। सरदार सरोवर जो बांध बन रहा था उसी के ये उसमें ये मतलब बनाया गया था ये। ठीक है, चलिए तो ये याद रखिएगा। ठीक है, इतना सारा आई होप आपको सही लगा होगा, अच्छी लगी होगी जानकारी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा इसको। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, जय हिंद।